इंडियन पॉलिटी में जो बेसिक टर्मोलॉजी पे चर्चा कर रहे थे उसमें से नेक्स्ट टर्मोलॉजी पे चर्चा करेंगे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे सिलेबस में भी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ये शब्द स्पष्ट रूप से लिखे हैं और सिलेबस को बांटा भी इसी तरह गया है। कुछ टॉपिक गवर्नेंस जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े हुए हैं, कुछ का संबंध है गवर्नेंस को कैसे हम इम्प्रूव करें और कुछ संबंध है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करें, क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं आदि। कई लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही हैं या फिर इनके बीच में अंतर बहुत बारीक है। तो आज का हमारा चर्चा इस विषय को लेके है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में संबंध क्या है। सर्वप्रथम समझेंगे कि दोनों चीजें हैं क्या और फिर इनके बीच में रिलेशन क्या है। क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनके बीच में कोई इंटर रिलेशन है कि एक दूसरे के एकदम बिल्कुल जुदा हैं, अलग हैं, कोई संबंध नहीं है। जब हम बात करते हैं गवर्नेंस अर्थात शासन की, तो इसका मतलब होता है सरकार के क्रियाकलाप, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के मुख्य रूप से कार्यकलाप तीन तरह के होते हैं। लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में हमारी संसद आती है जिसमें हमारे प्रतिनिधि सांसद हमारी तरफ से आवश्यक कानूनों का निर्माण करते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी है कानून का निर्माण करना और इस कानून को निर्माण करने के बाद जो दूसरा सरकार क्रियाकलाप करती है वो करती है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो इन कानूनों के अनुरूप जो लॉ बनाया गया उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय, प्रोग्राम आदि को तैयार करती है। जैसे मान लीजिए हमने राइट टू एजुकेशन को पास कर दिया, तो अब राइट टू एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए क्या पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब तमाम काम एग्जीक्यूटिव को होते हैं। भिन्न भिन्न मंत्रालय कार्यपालिका के अपने विषय विशेष पर, जिस पर कानून से उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पर नीति बनाए, वो नीति बनाते हैं। तीसरा जो सरकार क्रियाकलाप है वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। और न्यायपालिका का मुख्य जिम्मेदारी है ऐसे विवादों को निपटान करना, सॉल्व करना जो व्यक्ति बनाम राज्य, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विषय जो विषय हैं वो आदि से जुड़े हुए मसले जो न्यायपालिका पास आते हैं। न्यायपालिका का जो मुख्य काम है वो इन मसलों को सुनते हुए इस पे निर्णय सुनाना। एक प्रकार से तीनों ही जो सरकार के क्रियाकलाप हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये अपना काम सुचारू रूप से करते हैं संविधान के अनुसार, क्योंकि सबसे सर्वोच्च संविधान है। शासन संविधान के अधीन ही होगा और शासन सरकार के जो क्रियाकलाप है उन्हें हम शासन कहेंगे और वो जो
शासन होगा वो संविधान के मातहत ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है सब, वो संविधान के अनुरूप सब कुछ विधायी व्यवस्था है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि संविधान क्या है। ये व्यक्ति और राज्य, स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को ही राइट्स के साथ प्रतिबंधित भी करता है, लिमिटेशन भी स्थापित करता है। एब्सोल्यूट राइट ना व्यक्ति के पास है ना राज्य के पास है। राज्य के पास, स्टेट के पास पावर है कि वो गवर्न करे, लेकिन साथ में व्यक्ति के पास फ्रीडम भी है, लेकिन वो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। व्यक्ति भी अपनी आज़ादी का मन मुताबिक फायदा नहीं रखता और न राज्य अपनी शक्ति का मन मुताबिक इस्तेमाल करता है। ये पूरी संतुलन, इस पूरे बैलेंस और इस पूरी व्यवस्था का निर्माण संविधान करता है। और ये सरकार, शासन जो हम पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस, यह भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करती है। अब तीनों के जो ये विषय हैं, इन्हीं को हम, तीनों कार्यकलाप को हम बोलते हैं कि शासन की स्थिति ऐसी है। तीनों में ही तमाम, तो हमने देखा कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए, जैसे कानून बनाना, नीतिगत निर्णय और न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, इन तीनों को ही हम मिला के बोलते हैं शासन। गवर्नेंस यही है। इसमें कानून निर्माण बेहतर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव के द्वारा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव द्वारा उसका नीतिगत जो निर्माण किए गए, जो पॉलिसी मेकिंग की गई उस कानून के अनुरूप, वो उससे अच्छी हो ना अच्छी हो, बुरी भी हो, या उनमें कोई त्रुटि रह गई, कमी रह गई हो। इसी प्रकार न्यायपालिका के जो निर्णय हैं उसमें भी हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, क्योंकि हमें पता है कि न्यायपालिका के निर्णय बहुमत से आते हैं, आम राय से नहीं आते हैं, सभी से एक बहुमत से आते हैं। तो उसमें हमेशा सही और गलत की चर्चा का स्कोप बना रहता है। बहरहाल इस बात को हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये कि इन तीनों के जो कुल जमा कार्य हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं शासन, गवर्नेंस। और इन्हीं तीनों की स्थिति के आधार पे आमतौर पे आप सुनते होंगे कि बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, इस तरह के टर्म्स अखबार में आते रहते हैं राज्यों को लेकर। विपक्ष चारों पर आता है कि बैड गवर्नेंस चल रही है, सत्ता पक्ष इस बात दावा करता है गुड गवर्नेंस हम लेके आए हैं। तो शासन की स्थिति का आकलन इन तीनों के द्वारा सुचारू रूप से किए जा रहे कार्य संविधान के तहत के आधार पर होता है। भाई संविधान के तहत 3 व्यवस्थाएं चल रही हैं और चल रही है, तो कितना ज़्यादा संविधान के मुताबिक हमारा जो हम चाहते हैं कि लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, वो संभव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अब आते हैं हम प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। जिस जगह से शासन का कार्य समाप्त होता है, वहीं से प्रशासन का कार्य शुरू होता है। इसलिए शासन और प्रशासन के बीच बेसिकली इंटर रिलेशन होता है। जैसे मैंने देखा कि लेजिस्लेटिव ने निर्णय तो, कानून तो बना दिया, लेकिन अब इंप्लीमेंट उसको कैसे किया जाए। भाई सांसद तो करेंगे नहीं जाके, वे तो केवल कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री हैं, वो नीति का निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कैसे लागू कैसे करेंगे वो लोग। पूरा राज्य, देश जो है प्रांतों में बटा है, प्रांत डिवीजनों में, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट सरकारें, तहसील, ब्लॉक, विलेज, इतना प्रकार का जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो मशीनरी काम करती है उसे हम बोलते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रत्येक शासन का अपना एक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और प्रत्येक प्रशासन के ऊपर एक गवर्नेंस या हम कहें कि शासन होगा। ये इंटररिलेशन है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि प्रशासन एक ऐसा तंत्र है या सरकारी मशीनरी है जो शासन के द्वारा लिए गए निर्णय, शासन में तीनों अंग के द्वारा लिए गए निर्णयों को जमीनी रूप से, उसको व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतारेगा, उसको लागू करेगा। ये इसकी विशेषता है। हमें यह भी रखना है कि जो सरकारी मशीनरी है जिसको हम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये गैर राजनीतिक होती है, इसका राजनीतिक कोई रूप नहीं है। लेकिन जो शासन है वो राजनीतिक चरित्र का होता है। एक और अंतर, शासन के लोग निर्वाचित होकर आते हैं, वहीं जो प्रशासन के लोग हैं वो चयनित होकर आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि की जो परीक्षाएं हैं उनसे इनका चयन होता है और ये अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन शासन की गुणवत्ता के निर्धारण में प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितनी भी अच्छी नीतियां बना लीजिए, कितने अच्छे निर्णय ले लीजिए, लेकिन वो जब भी वास्तव में फलदायी होंगे, परिणामदायक होंगे, यदि आपका प्रशासनिक मशीनरी इफिशिएंट है। इसलिए हम देखते हैं कि आमतौर पे सरकारें जब आती हैं तो अपने मुताबिक प्रशासन में प्रमुख पदों पर जो लगता है कि ये इफिशिएंट ऑफिसर है, कैपेबल ऑफिसर, उनको पद दिए जाते हैं ताकि उनकी क्षमताओं का बेहतर प्रशासनिक गुणवत्ता के लिए इस्तेमाल किया जा सके और जिससे शासनिक गुणवत्ता भी बेहतर हो सके। यह है पूरा शासन प्रशासन के बीच में संबंध। हमने अंतर पर चर्चा करी। जैसे हम उदाहरण लें प्रशासन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख जिला अधिकारी होता है, आईएएस, और इसका ये प्रमुख दायित्व है कि जो भी शासन से उसको आदेश दिए जाएंगे, कानून निर्माण यदि हो के आ रहा है तो उसको लागू करना है, कोई नीतिगत निर्णय एग्जीक्यूटिव ने लिया है, कोई पॉलिसी मेकिंग करी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई प्रोग्राम आया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और कोर्ट का भी कोई यदि ऑर्डर आया है तो उसको भी उसे लागू करवाना है। और ये काम वो अपने अंडर में आने वाले अधिकारी से करवाएगा। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू आदि जो विषय हैं वो सब कुछ। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था चलती है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो अंतर है और जो संबंध है इसको हम अब समझ चुके हैं। चर्चा का हमारा अगला विषय रहेगा कि भारत में जो सिविल सेवा है उसमें कौन कौन चुनौतियां आ रही हैं वर्तमान में। तो एक जो चुनौती दिखाई देती है भारतीय सिविल सेवा में, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, वो दिखाई देती है कि आमतौर पर ये लोग यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हमारे यहां देखी गई है। बड़े बदलाव से बचने की प्रवृत्ति रही है और विषय अधिकार, प्रिविलेजेस, प्रोस्पेक्ट्स, इसी के तहत ये लोग काम करते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73वां 74वां संविधान संशोधन, जो कि स्थानीय निकाय, ग्रामीण और शहरी को लेकर जुड़ा हुआ था, जिसमें ये प्रावधान था कि इन दोनों संस्थाओं को, जो हम लोकल गवर्नमेंट बॉडी बोलते हैं, इन दोनों को शक्तियां और अधिकार दिए जाएंगे ताकि ये अपने काम को अच्छे से
कर पाए। हालांकि ये विजन अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय सिविल सेवा आमतौर पे इसके प्रति उदासीन रवैया अपना के बैठी हुई है, और कुल जवाब परिणाम यह है कि इस कारण से चीजें लागू। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन की उदासीनता के परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्थानीय शासन को लेकर जो हम उम्मीद रखे थे वो अभी तक धरातल पर नहीं हो पाई है पूरी तरह से। इसके अलावा जो दूसरी चैलेंज दिखाई देता है भारतीय ब्यूरोक्रेसी में, वो है रूल बुक ब्यूरोक्रेसी। आमतौर पे व्यवहारिकता की बजाय ये लोग सिद्धांत या नियम कानून को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और इससे जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो नियमों की पेचीदगियां हैं, उसमें सामान्य व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वो धरी जाती है, उनका निराकरण ही नहीं हो पाता। इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म, प्रक्रियाओं की पेचीदगी। और जहां चीजों में पेचीदगी होती है वहीं पे भ्रष्टाचार आदि की संभावना भी हो जाती है। तीसरा चैलेंज दिखाई देता है कि आमतौर पे, क्योंकि हमने देखा शासन और प्रशासन के बीच में बहुत बारीक का एक अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है। ऐसा कोई शासन नहीं होगा जिसका प्रशासन नहीं है, और ऐसा कोई प्रशासन नहीं होगा जिसके पास शासन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब जमीनी स्तर पर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तभी जाके जो उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है विकास संबंधित हेतु। और यहीं से जो इनके बीच में संबंध बनता है, कई बार ये संबंध भ्रष्टाचार आदि के लिए कारण बन जाता है। पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि ऐसे मसले हैं जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने कारण जो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा में स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आ रहे हैं। हम जिन अधिकारियों चुन रहे हैं वो आमतौर पे सामान्य क्षमताओं के साथ, लेकिन वर्तमान दौर में जिस प्रकार से वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के दौर में नई समस्याएं निकल के आ रही हैं, रोल ऑफ स्टेट काफी चेंज हो चुका है। अब स्टेट आमतौर पे इनेबलर की भूमिका में सहयोग कर रहा है, मार्केट को प्रमोट कर रहा है, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर सोसाइटी को उनको प्रमोट करके आप आगे आके कार्य कीजिए, शासन आपको पीछे से मदद करेगा। तो स्टेट आपको पीछे मदद करेगा, जो स्टेट का रोल बदला है। तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी लेवल आदि के लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता है। जर्नलिस्ट जो ऑफिसर्स हम लेके आ रहे हैं वो उस कार्य को पूरा करने में उतना कैपेबल नहीं है। तो ये भी एक समस्या निकल के आ रही है। एक और चीज दिख के आ रही है कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में हमारे यहाँ वैकेंसीज टाइम भी नहीं भरी आती है। कई बड़े महत्वपूर्ण विभागों में, सरकारी विभागों में पद खाली हैं, और नियुक्ति आदि में भी उतना बेहतर कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, प्रशासन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए उसमें रिक्रूटमेंट सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट सिस्टम में हमें ये देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट बहुत पहुंचे, रेशनलाइजेशन होना चाहिए। और कई सेवाएं ऐसी हैं जहां पे ओवरलैप हो रहा है, तो हम कोशिश करें कि एक ही जगह हम उनको अपॉइंट करें और उनके उस ज्ञान का इस्तेमाल कर पाए।
तो रेशनलाइजेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ये मैंने पॉइंट जो दिया है ये यहाँ पे आपको तैयार करना है रिक्रूटमेंट में। फिर रिक्रूटमेंट सेंटर टैलेंट पूल बनाया जाए, उसमें से लिया जाए ताकि बेहतर अधिकारी ही या बेहतर लोग ही नेतृत्व प्रदान करें नौकरशाही में। लेटरल एंट्री, जिसमें विशेषज्ञों को हम हाई लेवल और गवर्नमेंट पोस्ट के लिए उनके एक्सपर्टाइज नॉलेज के लिए लें, इसके लिए भी हम अधिक प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट कर रही है। डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लेटर एंट्री के माध्यम से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ रही है हायर पोस्ट के लिए। इसके अलावा ऐसी कार्य, रिसर्च हो गया या सर्वे हो गया, बजाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करवाने के, इसे हम इंडिपेंडेंट बॉडी से करवाया। इसी प्रकार से अन्य कई कार्य ऐसे हैं जो पीपी मॉडल संभव हो सकते हैं। तो आउटसोर्स सर्विस डिलीवरी, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी हम बेहतर करें, कोड ऑफ एथिक्स आदि को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा पाएँ, एथिकली हम अपने ब्यूरोक्रेसी कैसे और ज़्यादा मौजूद कर पाएँ, इस पर हमें काम करना चाहिए। मिड कैरियर एग्जाम, स्किल असेसमेंट, समय समय पर उनका इवोल्यूशन होना चाहिए। जो भी उन्होंने पीछे सेवाएं दी हैं प्रशासन में भिन्न भिन्न स्तर पे, उसमें उनका क्या परिणाम रहा, किस गुणवत्ता की सेवा वो दे पाए, इस आधार पे उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर यदि कोई अधिकारी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट के तहत सेवा से निवृत्त करना चाहिए, और जो बेहतर कर रहा है उसे इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान दौर में तकनीक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। तकनीक के माध्यम से ना सिर्फ हम ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी की इफिशिएंसी बेहतर कर सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। जैसे रोबस्ट विजिलेंट मैकेनिज्म हम स्थापित करें ताकि भ्रष्टाचार आदि के मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिडक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि समय पे शिकायतों को सुना जा सके, उनका निपटान किया जा सके। और जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको बिना कोई बड़ी प्रशासनिक बाधा के टाइमली, सामान्य प्रक्रिया, सिंपल प्रक्रिया से लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि जितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी उतनी ही वहाँ पे करप्शन गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो ये हमने आज डिस्कस किया, गवर्नेंस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन बीच में रिलेशन क्या है, और साथ में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या आ रही हैं और उनको दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए। मेंस के अकॉर्डिंग हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में ही ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। इस पे आप एक 200 वर्ड का क्वेश्चन लगभग लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन और प्रशासन के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए और प्रशासनिक चुनौतियों को बताते हुए प्रशासनिक सुधार के उपाय पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आप मेंस के लिए लिखिएगा कि क्या चुनौतियां हैं, कैसे हैं और क्या हम लोग नए कदम उठा रहे हैं।